अगर आज आपके पास 10 ग्राम सोना है तो समझिए 2 लाख रुपए के आसपास की रकम आपके पास रखी है। मतलब जो सोना आज आपने बचत के लिए खरीदा है, जो शायद किसी शादी के लिए रखा है, बच्चों के भविष्य के लिए संभाल कर रखा है, वही सोना आने वाले वक्त में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है। और अगर आप अभी सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो शायद ये सवाल आपके लिए और भी बड़ा है। क्या अभी खरीद लेना चाहिए या फिर कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि इंतजार करना बेहतर होगा? क्योंकि सोने को लेकर जो नया अनुमान सामने आया है उसने इस पूरे सवाल को और दिलचस्प बना दिया है। दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में शामिल जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि सोने की कीमत आने वाले समय में $6,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है। और अगर यह अनुमान सही बैठता है तो भारतीय बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास पहुंचने की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ बात 2 लाख रुपए की नहीं है। आखिर दुनिया सोने के पीछे इतनी तेजी से क्यों भाग रही है? कौन है जो लगातार सोना खरीद रहा है? क्यों दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने खजाने में सोना भर रहे हैं? चीन आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड क्यों खरीद रहा है? और क्या ये सिर्फ निवेश है या फिर दुनिया के बड़े देश आने वाले किसी बड़े आर्थिक बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? इन बातों को आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि जब सरकारें और सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में कोई चीज खरीदना शुरू करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और यहीं से सोने की पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले उस आंकड़े को समझते हैं जिसने बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना करीब $6,000 प्रति ट्राई आउंस तक पहुंच जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही, तो जरा अगला आंकड़ा सुनिए। 27 के अंत तक सोने को $6300 प्रति आउंस तक पहुंचने का अनुमान भी सामने आया है। भारत में इसका क्या मतलब है? अगर $1 की कीमत करीब 95.44 रुपए माने तो $6,000 प्रति आउंस करीब 5,73,000 रुपए प्रति ट्राई आउंस बैठता है। और जब इसे 10 ग्राम सोने में बदलते हैं तो कीमत करीब 1,84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंचती है। 2027 के $6300 वाले अनुमान पर यही कीमत करीब 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बैठती है। यानी 2 लाख का आंकड़ा अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गया है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल बाजार खुलते ही सोना 2 लाख रुपए का हो जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत का अनुमान है। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और ज्वेलरी की स्थिति में मेकिंग चार्ज जैसे दूसरे खर्च अलग से जुड़ते हैं, इसलिए वास्तविक भारतीय कीमत इससे अलग हो सकती है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब जरा समझ लीजिए सोना महंगा क्यों हो रहा है। और इस सवाल का जवाब सिर्फ ज्वेलरी की दुकानों में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा दुनिया के सेंट्रल बैंकों की तिजोरियों में। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक आम आदमी सोना क्यों खरीदता है? मुश्किल वक्त में काम आएगा, महंगाई से बचाव के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, या फिर इसलिए कि सोने पर भरोसा पुराना है। लेकिन जब यही काम दुनिया के सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर करने लगे तो मामला सिर्फ निवेश का नहीं रह जाता, वे एक रणनीति बन जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमान के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में सेंट्रल बैंकों की वास्तविक गोल्ड खरीद करीब 244 टन रही। यानी दुनिया के बड़े संस्थान अपने रिजर्व में सोने की मौजूदगी को गंभीरता से देख रहे हैं। अब सवाल आता है क्यों? क्या डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है? क्या दुनिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहती है? या फिर देशों को लगता है कि आने वाले वक्त में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है? और इस सवाल का एक बड़ा संकेत मिलता है चीन से। चीन ने 2026 की पहली तिमाही में करीब 317 टन नेट गोल्ड इंपोर्ट किया है। बताया गया है कि पिछली तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। अब जरा इसे एक आम इंसान की तरह सोचिए। अगर किसी व्यक्ति को अचानक लगे कि उसके पैसे का एक हिस्सा जिस जगह रखा है वहां भविष्य में जोखिम बढ़ सकता है, तो वे क्या करेगा? वे अपने पैसे को अलग अलग जगह बांटने की कोशिश करेगा। ठीक इसी तरह दुनिया के कई देश भी अपने रिजर्व को अलग अलग एसेट्स में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सोना इसमें से एक बेहद पुराना और भरोसेमंद विकल्प है। 2022 में रूस की विदेशी एसेट्स फ्रीज होने के बाद इस चिंता ने और जोर पकड़ा कि किसी देश की विदेशी रिजर्व पर बाहरी परिस्थितियों का कितना असर पड़ सकता है। चीन के लिए भी ये एक बड़ा संकेत माना गया है। यही वजह है कि गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की उसकी रणनीति को सिर्फ निवेश के नजरिए से नहीं देखा जा रहा।
इसके साथ चीन की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को गोल्ड में निवेश की अनुमति मिलने की खबर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बड़े संस्थागत निवेशक बाजार में उतरते हैं तो मांग और बढ़ सकती है, और जब मांग बढ़ती है तो कीमत पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिए, ये मत मान लीजिए कि सोना अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बाजार इतना आसान नहीं है। सोने के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी मौजूद है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और ब्याज दरें लंबे समय तक बहुत ऊंची रहती है तो निवेशकों के पास अपना पैसा लगाने के लिए दूसरे आकर्षक विकल्प मौजूद रहते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी ट्रेजरी, और यहाँ सोने की एक कमजोरी सामने आती है। सोना आपके पैसे पर ब्याज नहीं देता, इसलिए अगर दूसरी सुरक्षित एसेट ज्यादा रिटर्न देने लगे तो कुछ निवेशक सोने से पैसा निकालकर वहां जा सकते हैं और इसका सीधा असर गोल्ड की कीमत पर पड़ सकता है। दूसरा खतरा है महंगाई और ब्याज दरों का खेल। अगर महंगाई बढ़ती है तो फेड उसे काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, तो सोने पर दबाव आ सकता है। यानी गोल्ड की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि कितने लोग सोना खरीद रहे हैं, इसके पीछे डॉलर, अमेरिकी ब्याज दरें, महंगाई, ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया में चल रहा जियोपॉलिटिकल तनाव सब कुछ काम करेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा लोग पूछना चाहते हैं, क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए? दोस्तों, किसी बड़े बैंक का अनुमान महत्वपूर्ण जरूर होता है, लेकिन उसे भविष्य की गारंटी नहीं माना जा सकता। अगर $6,000 का अनुमान सही बैठता है तो सोने में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर वैश्विक परिस्थितियां बदल गई तो तस्वीर भी बदल सकती है। इसीलिए सिर्फ ये सोचकर सोना खरीदना कि 2 लाख होने वाला है, अभी खरीद लो, शायद गुड स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको अपनी ज़रूरत, अपना बजट, कितने समय के लिए निवेश करना है और कितना जोखिम उठा सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर फैसला लेना चाहिए। और अगर रकम बड़ी है तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहतर रहेगा। इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।